इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संसाधन देख रहे हैं, नीव का जून 2025 एडिशन। ये डीएसपी की तरफ से है और खास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी एमएफडीज के लिए तैयार किया गया है। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इससे मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। कोशिश ये है कि एमएफडीज को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिल सकें। इसमें वाकई कुछ अच्छी बातें हैं, तो शुरू करते हैं। हाँ, ज़रूर। और ये याद रखना अहम है कि नीव सिर्फ एक पब्लिकेशन नहीं है, ये डीएसपी के एक बड़े मिशन का हिस्सा है। वो अपने पार्टनर्स को मार्केटिंग और टेक के जरिए बिजनेस बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। अच्छा। और ये उनकी जो फरवरी 2024 में डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस इनिशिएटिव शुरू हुई थी, उससे सीधा जुड़ता है। शायद ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि किसी एएमसी ने एमएफडीज की ग्रोथ के लिए मार्केटिंग, टेक और प्रैक्टिस मैनेजमेंट पर फोकस करने वाला एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया हो। ये तो काफी अहम बात है। तो चलिए पहली बड़ी सीख पर आते हैं जो नीव की मार्केटिंग प्लेबुक में है। वो कहते हैं कि ग्रोथ के लिए पहला कदम है नई चीजों को हाँ कहना। सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, पर है बहुत गहरा। बिल्कुल। नीव ने कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे यूपीआई 2016 में आया, शुरू में लोगों ने ज्यादा अपनाया नहीं। हाँ, हिचक थी थोड़ी। फिर कोविड आया और डिजिटल पेमेंट अचानक से जरूरत बन गया, और नतीजा यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 साल में 10 गुना बढ़ गए। आज 8 अरब मंथली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इंडिया रियल टाइम पेमेंट में दुनिया में लीडर है। अविश्वसनीय ग्रोथ है। तो जिन्होंने शुरू में हाँ कहा, वो सिर्फ टिके नहीं, वो आगे निकल गए। सही। व्हाट्सएप बिजनेस का भी कुछ ऐसा ही है। मैसेजिंग ऐप से शुरू हुआ, अब एक सीरियस बिजनेस टूल है। जिन एमएफडीज ने इसे जल्दी समझा, उन्होंने इसे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, सर्विसिंग, यहाँ तक कि कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। और यही एमएफडीज के लिए सीधा सबक है। हमारी इंडस्ट्री में कई लोग अभी भी थोड़ा पीछे हैं नई चीजों को अपनाने में। जल्दी हाँ कहने से क्या होता है, आपको सीखने का टाइम मिलता है, क्लाइंट का भरोसा बनाने का टाइम मिलता है, और आप कंपटीशन से एक कदम आगे रहते हैं। यही तो है ग्रोथ मार्केटिंग, मौके पहचानना और हिम्मत दिखाना। और नीव ने ग्रोथ का एक सीधा साधा फॉर्मूला भी दिया है। रेवेन्यू इज इक्वल टू कस्टमर्स की संख्या इनटू हर कस्टमर से एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हाँ, बहुत सरल तरीके से समझाया है। मतलब साफ है, ज्यादा कमाना है तो या तो ज्यादा ग्राहक लाओ या हर ग्राहक से ज्यादा बिजनेस करो। कस्टमर बढ़ाने के लिए मौजूदा को संभालो, नए जोड़ो, और एवरेज वैल्यू बढ़ाने के लिए क्रॉस सेलिंग करो। जैसे इक्विटी वाले को डेट दे दिया। हाँ, या हाइब्रिड और अपसेलिंग करो, मतलब सही क्लाइंट को पहचान कर उनसे ज्यादा वॉलेट शेयर लो। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल बात भी है जिस पर नीव इशारा करता है। कई एमएफडीज के लिए जो मंथली इनकम आती है वो थोड़ी थोड़ी सैलरी जैसी लगती है ना? हाँ, ये बात तो है, एक तरह की सिक्योरिटी। बिल्कुल। और वो स्थिरता अच्छी है, पर नीव कहता है कि कभी कभी यही स्थिरता हमें थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है। वो आगे बढ़ने की भूख, वो एम्बिशन शायद थोड़ा कम हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक अहम नुक्ता है, क्योंकि इस बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। बात सिर्फ आज के रेवेन्यू की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनाने की है जो शायद हमारे बाद भी चले। मतलब ज्यादा परिवारों को रोजगार देना, कम्युनिटी पर असर डालना, अगली पीढ़ी को बिजनेस देना। तो फिर सवाल उठ रहा है कि इस पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें? नीव के हिसाब से चाहिए सही जानकारी, उसको लागू करने में मदद, एक साफ फ्रेमवर्क, और उन लोगों से सीखना जो ये पहले कर चुके हैं। यहीं पर नीव जैसे रिसोर्स या डीएसपी की जो ग्रोथ प्लानिंग वर्कशॉप्स हैं वो काम आती हैं। अच्छा, नीव में एक सिंपल ग्रोथ प्लान के कुछ स्टेप्स भी दिए हैं। पहला, अपना लक्ष्य लिखो। जैसे एक साल में एयूएम 100 करोड़ से 200 करोड़ करना है। क्लैरिटी। दूसरा, उसे प्लान में बदलो। कितने नए क्लाइंट, मौजूदा से कितना, टीम, जगह, सिस्टम में क्या चाहिए। तीसरा, मार्केटिंग चैनल्स टेस्ट करो, रेफरल्स, वर्कशॉप, कंटेंट, आईपीज ट्रैक करो, क्या चल रहा है। चौथा, प्रोग्रेस देखो। नतीजों के आधार पर तय करो कि क्या डबल डाउन करना है, क्या छोड़ना है। और पांचवा, जो मुझे बहुत पसंद आया, एक रेफरल इंजन बनाओ। जो रेफर कर रहे हैं उन्हें पहचानो, मानो और शुक्रिया कहो। ये छोटे कदम बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, मदद के लिए डीएसपी की ग्रोथ प्लानिंग वर्कशॉप का जिक्र भी है नीव में। उनके आरएम या मुस्कान मखीजानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ग्रोथ के लिए हाँ कहना और प्लान बनाना जरूरी है, पर क्लाइंट को कैसे साथ रखें, खासकर जब बाजार ऊपर नीचे हो। यहीं पर नीव का अगला सेक्शन
स्टोरी टेलिंग लैब बहुत काम का लगता है मुझे। कहानी कहना एक एमएफडी के लिए इतना जरूरी क्यों है आखिर? नीव ने इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझाया है। हवाई जहाज खरीदने वाला। सोचिए आप प्लेन खरीद रहे हैं, पर आपको ज्यादा पता नहीं। सेल्स पर्सन आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल डिटेल्स नहीं बताता। वो कहानियां सुनाता है, कैसे एक मॉडल लंबी यात्राओं के लिए बेस्ट है, दूसरा छोटी उड़ानों के लिए, और कैसे हर चॉइस आपके सफर के एक्सपीरियंस को बदलेगी। अब प्लेन की जगह म्यूचुअल फंड और सेल्स पर्सन की जगह खुद को रखकर देखिए, बात समझ आती है। सही कहा। नीव का जो कोर मैसेज है वो यही है, फैक्ट्स, रेशियो, रिटर्न जरूरी है पर काफी नहीं है। क्लाइंट डेटा भूल जाते हैं, कहानियां याद रहती हैं। बिल्कुल। जैसे एसआईपी ने कैसे दोस्त की रिटायरमेंट बचाई, या 30% गिरावट के बावजूद कोई क्यों फंड में टिका रहा, या कैसे एक डिसिप्लिन प्लान ने पिता को बेटी को विदेश पढ़ाने में मदद की। कहानियां जोड़ती हैं, मुश्किल चीजों को आसान बनाती हैं और सबसे जरूरी भरोसा बनाती हैं। और यहाँ जो मजेदार बात है, नीव इसे एक स्किल की तरह सिखाने की कोशिश कर रहा है, एक पूरी सीरीज के जरिए। वो कहते हैं हम सब मिलकर सीखेंगे कहानी क्यों काम करती है, कॉन्सेप्ट, रोज के काम में कहानियां कैसे ढूंढे, एक्सप्लोर, कहानी के कैरेक्टर्स कौन है, आप, इन्वेस्टर, लालच, डर, मिस्टर मार्केट्स खुद। कैरेक्टर्स? हाँ। अच्छा, ये कैरेक्टर्स वाला दिलचस्प है। हाँ, फिर कहानी का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर, उसे कहने का स्टाइल कैसा हो कि याद रहे, स्टाइल, और सही टाइम पर सही कहानी कैसे चुने, ऑर्गेनाइज। ये एक सफर है साथ में सीखने का। नीव में करीब 7 अलग-अलग तरह की स्टोरी रेसिपीज की बात की है उन्होंने। कुछ बेचने के लिए बिक्री वाली कहानियां, कुछ हिचकिते क्लाइंट को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने वाली कहानियां, कुछ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए सहानुभूति से, सिर्फ लॉजिक से नहीं, समझाने वाली कहानियां। कन्विंस। हाँ, कन्विंस यानी ग्राहक को राजी करने वाली। और भी है। हाँ, जैसे रिश्ते बनाने के लिए अपनी या क्लाइंट की जर्नी शेयर करना, जोड़ने वाली कहानियां। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जैसे वॉलेटिलिटी या एसेट एलोकेशन को आसान बनाना, समझाने वाली कहानियां। एक्सप्लेन यानी स्पष्ट करने वाली। बिल्कुल, क्लाइंट को फैसला लेने में मदद करना जब वो कंफ्यूज्ड हो, नेतृत्व करने वाली कहानियां। और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए असली उदाहरण देना, प्रभावित करने वाली कहानियां। मतलब हर सिचुएशन के लिए एक अलग कहानी। सही। और नीव में एक अच्छी बात ये भी लिखी है, वो कहते हैं कि ये सब लिखते हुए वो खुद भी सीख रहे हैं। गलतियां हो सकती हैं, पर फिर बताने के लिए एक और कहानी होगी। आहा, हाँ, ये नजरिया बहुत अच्छा है, सीखने वाला। बिल्कुल। और कहानियों की बात करें तो सलाहकार की सबसे बड़ी परीक्षा शायद तब होती है जब बाजार में उथल-पुथल मचती है और क्लाइंट घबरा जाता है। नीव का अगला सेक्शन मास्टर की बुद्धिमत्ता इसी पर है, जो निक मरे जैसे अनुभवी लोगों की सोच पर आधारित है। नीव इसे कहानी से समझाता है। मिस्टर मिर्ता है, घबराए हुए निवेशक, बाजार गिरने पर सब बेचना चाहते हैं। उनके सलाहकार मिस्टर रवि शांत है। वो बहस नहीं करते, बस एक सवाल पूछते हैं, क्या आपका लक्ष्य बदल गया है? और बस ये एक सवाल? हाँ, ये एक सवाल पूरी बातचीत का रुख बदल देता है। यही निक मेरे की फिलॉसफी का सार है। सलाहकार का काम भविष्यवाणी करना नहीं है, उसका काम है क्लाइंट को भावनाओं के तूफान में उनके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर फोकस रखने में मदद करना, उन्हें शॉर्ट टर्म डर की वजह से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का जादू खोने से बचाना है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो सलाहकार एक तरह से बिहेवियरल कोच है। बिल्कुल। और नीव इस कॉमन सवाल, क्या मैं सब बेचकर एसआईपी रोक दूं, को हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है। इसमें क्लाइंट से बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। टैक्स का क्या होगा, क्या सच में कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अभी, अगर बाजार यहां से रिकवर हुआ तो आपके गोल्स का क्या, ये फैसला लॉजिक पर है या डर पर? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। और इसमें वो यूनिट्स का अमृतकाल वाली बात भी है। मतलब बाजार गिरने पर यूनिट सस्ती मिलती हैं, तो ये और जमा करने का टाइम हो सकता है, भागने का नहीं। हाँ, बिल्कुल। निक मरे का एक कोट नीव शेयर करता है जो सब कुछ कह देता है। सलाहकार का काम तूफान की भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि क्लाइंट को नाव में तब तक बिठाए रखना है जब तक तूफान गुजर ना जाए। शांत सवाल डर को स्पष्टता में बदल सकते हैं। सही कहा। अब आते हैं बिल्कुल अलग पर उतना ही जरूरी पहलू पर, मार्केटिंग और विज्ञापन। नीव ने दी इकोनॉमिस्ट के एक बहुत पुराने पर बहुत फेमस एड का एनालिसिस किया है। एड में सिर्फ 4 शब्द हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी, उम्र 42, बस। हाँ, क्लासिक एड है ये। आपको क्या लगता है इस छोटे से एड में एमएफडीज के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? ये एड ब्रिलियंट है क्योंकि ये सीधे पॉइंट पर आता है, पर बिना चिल्लाए,
मेरे हिसाब से MFDs के लिए इसमें कई सबक छुपे हैं। पहला, ये रिजल्ट दिखाता है, फीचर नहीं। ये नहीं बताता कि इकोनॉमिस्ट पढ़ने से क्या मिलेगा, ये बताता है कि न पढ़ने से क्या हो सकता है। 42 की उम्र में भी ट्रेनी। हाँ, ये चुपता है थोड़ा। बिल्कुल, कौन चाहेगा 42 में ट्रेनी कहलाना? ये डर, यही इसकी पावर है। तो पहला सबक, परिणामों से लीड करो, फीचर से नहीं। दिखाओ कि आपकी सलाह न मानने की कॉस्ट क्या है। ये फोमो और थोड़ी प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट का मिक्स है। क्या मैं अपडेटेड हूं या पीछे छूट रहा हूं? एग्जैक्टली। दूसरा सबक, एक लाइन की ताकत। एक अच्छी शार्प लाइन कई पैराग्राफ से ज्यादा असर कर सकती है। MFDs को अपनी कम्युनिकेशन, चाहे ईमेल फुटर हो या व्हाट्सएप मैसेज, उसमें क्रिस्प और इम्पैक्टफुल भाषा पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, इमोशन, इन्फॉर्मेशन। ये ऐड सीधे एम्बिशन और थोड़े डर को टारगेट करता है। गर्व, अफसोस, महत्वाकांक्षा, इन भावनाओं का इस्तेमाल करें। चौथा, आपकी पोजीशनिंग। इकोनॉमिस्ट खुद को नॉलेज और सक्सेस से जोड़ता है, वैसे ही MFDs को खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहिए जिससे क्लाइंट सीखना चाहे, भरोसा करे या जिसके जैसा बनना चाहे। ये सिर्फ फंड बेचना नहीं है, ये सलाह और विश्वास देना है। ये वाकई बहुत पावरफुल एनालिसिस है। अच्छा, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और नीव में दिए गए इंडस्ट्री सेल्स डेटा पे नजर डालते हैं, खासकर जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के। इक्विटी बिक्री के रुझान क्या कह रहे हैं? आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं। टॉप 8 शहर अभी भी करीब 75% इक्विटी ग्रॉस सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुंबई +32%, चेन्नई +19% और हैदराबाद +57% में पिछले साल की इसी तिमाही JFM 24 के मुकाबले काफी अच्छी ग्रोथ है। हैदराबाद +57, ये तो जबरदस्त है। हाँ, काफी मजबूत। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली -1%, बैंगलोर -25%, कैलकाटा -12%, पुणे -3% और अहमदाबाद -15% में या तो गिरावट है या ग्रोथ बहुत धीमी है। बैंगलोर में -25% गिरावट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, खासकर एक टेकअप के लिए। IFA चैनल यानी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के जरिए जो बिजनेस होता है, उसकी ग्रोथ कैसी दिख रही है? यहाँ भी मिक्स्ड पिक्चर है। पुणे अकेला टॉप 8 शहर है जहाँ IFA चैनल में अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ है। बाकी शहरों में या तो फ्लैट है या गिरावट। ऐसा लगता है कि डायरेक्ट और डिजिटल चैनलों से कंपटीशन बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई और दिल्ली में डिजिटल डायरेक्ट चैनल में काफी ग्रोथ है, जबकि बैंगलोर, जो डिजिटल स्पेस में स्ट्रांग माना जाता है, वहां इस चैनल में ईयर ऑन ईयर 28% की गिरावट आई है। बैंगलोर में डायरेक्ट डिजिटल में 28% गिरावट, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद वह मार्केट ज्यादा वोलेटाइल रहा, या हो सकता है कि जो अर्ली डिजिटल अडॉप्टर्स थे वो अब एडवाइजर बेस्ड मॉडल की तरफ जा रहे हों। ये हो सकता है। नीव इस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं देता, पर यह जरूर एक अहम सवाल उठाता है कि अलग-अलग शहरों में इन्वेस्टर का बिहेवियर और चैनल प्रेफरेंस कैसे बदल रही हैं। नीव एक और ट्रेंड की तरफ इशारा करता है जो थोड़ा चिंताजनक है, बढ़ती SIP स्टॉपेज। 2024 में कुछ कमी आई थी, पर 2025 की पहली तिमाही में सभी चैनलों पर SIP बंद होने की दर यानी स्टॉपेज रेशियो तेजी से बढ़ी है। हाँ, खास तौर पर डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह रेशियो 100% से ऊपर चला गया है। मतलब जितनी SIP शुरू हो रही हैं, उससे ज्यादा बंद हो रही हैं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है और हम सब जानते हैं कि क्लाइंट को बाजार गिरने पर शांत रखना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन नीव यहाँ एक जरूरी तुलना भी करता है। IFA चैनल का स्टॉपेज रेशियो हालांकि बढ़ा है, पर 57% पर है। अच्छा, जो डायरेक्ट डिजिटल के 100% प्लस से काफी बेहतर है। तो इसका क्या मतलब निकालें हम? और टर्म मार्केट मूव्स पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, जबकि IFAs यानी सलाहकार क्लाइंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने में मदद करने में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। ये तो IFAs के लिए एक पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। IFAs ने ज्यादातर बड़े शहरों में तुलनात्मक रूप से कम स्टॉपेज रेशियो बनाए रखा है। हालांकि बैंगलोर और नई दिल्ली जैसे शहरों में शायद थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। और यहाँ MFDs के लिए एक मौका भी है उन क्लाइंट से एक्टिवली जुड़ने का जिनकी SIP मैच्योर होने वाली है या जो रिडेम्पशन का सोच रहे हैं। ये डेटा वाकई MFDs के लिए अपनी वैल्यू और स्ट्रैटेजी पर सोचने का एक अच्छा पॉइंट है। नीव में DSP के कुछ और रिसोर्सेज का भी जिक्र है जो MFDs के काम आ सकते हैं। नेत्रा, ट्रांसक्रिप्ट, कन्वर्स, रिपोर्ट कार्ड। हाँ, वो भी काफी उपयोगी टूल्स हैं। और हाँ, हमेशा की तरह वो जरूरी डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आज हमने नीव के जून 2025 एडिशन से काफी कुछ देखा।
ग्रोथ के लिए हाँ कहना, स्टोरी टेलिंग की ताकत, मुश्किल वक्त में क्लाइंट को संभालना, अच्छे विज्ञापन से सीखना और इंडस्ट्री के ताज़ा रुझान, इन सब का निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से ये सब घूम फिरकर एक ही बात पर आते हैं, अडेप्टेशन और लीडरशिप, अनुकूलन और नेतृत्व। नीव बार बार इसी ओर इशारा करता है। बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। जो बदलते समय के साथ ढलते हैं वो टिके रहते हैं, लेकिन जो उस बदलाव को लीड करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए माइंडसेट, कम्युनिकेशन, मार्केट ट्रेंड्स, शायद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि वो एक हाँ क्या हो सकता है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, कहानी कहने का नया तरीका हो या क्लाइंट से जुड़ने का कोई नया नजरिया। वो एक हाँ जो अगले कुछ महीनों में उनकी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। बेहतरीन। इस गहरी और काम की बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.